हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था की और भारत सरकार के द्वारा जो मिशन 2047 रखा गया है कि हमें 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है। उस लक्ष्य को भारत सरकार कैसे हासिल करेगी? भारत सरकार के द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए जा रहे हैं कि जिससे हम 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बना पाए? लेकिन एक छोटा सा आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो भारत की जो अभी ग्रोथ रेट है वो है 6.4%। अगर हम इस ग्रोथ रेट से चलते हैं तो 2036 तक भारत की जो इकोनॉमी होने वाली है वो कितनी होगी? लगभग $7 ट्रिलियन होने वाली है। लेकिन अगर हम इसी तरीका से आगे बढ़ते हैं तो 2047 तक हमारी जो इकोनॉमी होगी वो $15 ट्रिलियन की होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि $15 ट्रिलियन 2047 तक हमारे लक्ष्य का सिर्फ आधा है। हमें करना है 30 ट्रिलियन, लेकिन हमें प्राप्त होगा कितना? 15 ट्रिलियन। अब इसके लिए एक तरीका यह है कि भाई आप इसे डबल कर लीजिए। तो ये तो बहुत आसान काम तो है नहीं कि 6.4% से 12 करें, और अगर 12 भी करना होगा तब भी तो हमें क्या करने होंगे? रिफॉर्म करने होंगे। तो भारत सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिससे ये जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, और जो हमारा $30 ट्रिलियन का जो हमने उद्देश्य लेकर के हम चले, लक्ष्य जो लेकर के चले हैं, ये हमारा पूरा हो जाए। इसमें सबसे पहले सरकार क्या कर रही है? सरकार का जो प्रयास है वो ये है कि हमारे जो 3 सेक्टर है इकोनॉमी के, यानी कि प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर है, सेकंड सेक्टर जो आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और जो तीसरा सेक्टर है उसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। अब आप क्या होता है, आप देखिए इसमें होना क्या चाहिए कि जितनी जीडीपी के अंदर जिसकी हिस्सेदारी है, इनकी प्राइमरी सेक्टर की जितनी हिस्सेदारी है उतने ही लगभग परसेंट लोग इसके अंदर होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में जितनी हिस्सेदारी है जीडीपी के अंदर, उसमें भी उतने ही परसेंट लोग होने चाहिए। और अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो वहां पर भी इतने ही लोग होने चाहिए। लेकिन मामला यह उल्टा है। क्या है उल्टा? आप देखेंगे सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी के अंदर अगर आप देखोगे तो 55% के आसपास है। कितना है? 55% के आसपास है इसका। लेकिन आप देखेंगे इसके अंदर कितने परसेंट लोग लगे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो लोग लगे हुए हैं वो मात्र 18-20% के आसपास है। जबकि अगर आप इसका उल्टा देखेंगे तो ये जो 55% लोग हैं ये एग्रीकल्चर के अंदर है, यानी कि जो 55% लोग जो लगे हुए हैं ये है। लेकिन जीडीपी में अगर आप देखोगे तो लगभग 18% की हिस्सेदारी है। तो ये आपको रेसिप्रोकल दोनों दिखेंगे। होना क्या चाहिए कि जितने परसेंट कंट्रीब्यूशन उतने ही परसेंट लोग होने चाहिए, लेकिन होता है इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये जो प्राइमरी सेक्टर है, ये जो 55% लोग हैं, हम इन्हें उठा करके कहां रखें? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब लेकिन बात वही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको डेवलप करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जो प्रोडक्शन के 3 कारक होते हैं, लैंड, लेबर है और लैंड, लेबर और कैपिटल, तो हमें लैंड, लेबर और कैपिटल बनाना पड़ेगा। और यह अगर हम ये फैसिलिटेटर की भूमिका में अगर सरकार आती है तो देश के अंदर निवेश होगा, और निवेश भी जो होगा वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर होगा और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी। सरकार को क्या करना पड़ेगा? लिबरलाइज करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी। और जब आईटी जो सेक्टर है, अगर इससे जो लोग हैं, इसकी जो आप देखेंगे 18% लोग, 55% जो है, ये तो इसमें भी कमी आएगी। और दूसरा जो है ये जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें हिस्सेदारी बढ़ेगी। और आज जो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि लगभग 26 से 28% जो है इसका कंट्रीब्यूशन ये करता है, आज भी इतना करता है, लेकिन लोग यहाँ पर कम है तो लोग इनको शिफ्ट कर रही है। दूसरा कार्य सरकार क्या कर रही है? दूसरा कार्य सरकार कर रही है कि भाई जो जीएसटी है, हमें उसके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, आप जीएसटी के एम्बिट में इन्हें डालना पड़ेगा जो है। और ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि हम जो है इसके ऊपर से क्या करेंगे? टैक्स हटाएंगे। यानी कि जो जीएसटी है वो अगर हम इसके अंदर लाएंगे तो सरकार के हाथ में आ जाएगा ये, और सरकार फिर इस पे से आसानी से टैक्स कम कर पाएगी। आप जानते हैं कि देखिए जो पेट्रोल आप खरीदते हैं 100 रुपए लीटर, वो लगभग 55 से 60 रुपए लीटर पड़ता है। लेकिन बहुत सारे सेस, बहुत सारे जो और तरीका के जो चार्जेस हैं वो लगने के बाद में हम ये 100 रुपए लीटर खरीदते हैं। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कर रही है कि भाई हम अगर शॉर्ट टर्म में अपना लाभ अगर हम कम कर लेते हैं, यानी कि सरकार ये कह रही है कि ठीक है, टैक्स हम कुछ समय के लिए एक जो है रिस्क लेकर देखते हैं। और इससे होगा क्या कि अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट सस्ते प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, तो ये जो अब जो लॉजिस्टिक्स है, आप जानते हैं लॉजिस्टिक्स यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढुलाई करना, ये सही हो जाएगा। हम सरकार क्या कर रही है कि पेट्रोल सस्ता होने से कंजप्शन बढ़ेगा, क्योंकि सस्ती वस्तु बनेगी तो जो चाक है वो घूम जाएगा इकोनॉमी
का। शॉर्ट टर्म में हमें लॉस हो सकता है टैक्स का, सेस चार्जेस का, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये जो लॉजिस्टिक्स है उसके लिए सरकार और तीसरा कार्य क्या कर रही है, मैंने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा सरकार क्या कर रही है तीसरा सरकार कर रही है कि हमें अपना जो रेल रोड जो है वो उनको बहुत ही अच्छे बनाने से क्या तात्पर्य है, सरकार चाहती है कि अगर लॉजिस्टिक्स को आपको कम समय में दूसरी जगह स्थान पर पहुंचाना है, इसके लिए रोड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जो रेल है, देखिए सरकार ने इस पर बहुत बेहतरीन काम किया है। डबल डेकर्स जो है वो ट्रेन भी आप देख रहे होंगे माल ढुलाई के लिए, और साथ ही साथ में जो रोड है उनका जो क्वालिटी भी है और उनकी जो अभी आप देखेंगे रफ्तार भी बहुत तेज आपको दिखाई पड़ रही है। तो सरकार इस पर भी काम कर रही है। तो तीसरा जो कार्य है कि भाई हम जो है रोड्स बहुत अच्छे बनाए। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम बनाएंगे, तो जब हम बात करते हैं कि भाई अगर आपको यहाँ कोई निवेश आएगा तो वो आपकी बिजली देखेगा, वो रोड्स देखेगा, कि अगर उसको लॉजिस्टिक्स जो है अगर रोड्स अच्छे नहीं है तो वो निवेश भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार कह रही है कि भाई हम इसको जो वेट है उसे कम करेंगे, और कम करने के बाद में हम इसे जो पेट्रोल है और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनकी जो कीमत है उसे कम करेंगे, चाहे जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग हो गई, इससे भी इसके प्राइस हम डाउन करने का प्रयास करेंगे। जो सरकार इस काम कर रही है, तो उसे ये लग रहा है कि आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में हमें लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स इससे होने वाले हैं। तो एक सरकार ये कार्य कर रही है। और सरकार क्या कर रही है, सरकार के द्वारा बताया गया है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो मनी दी जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे हम कैपेक्स बोलते हैं, ये मनी वो खर्च करें। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे दिए गए थे, उनमें से अगर 2026 का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो बजट उन्हें प्रोवाइड किया गया वो खर्च ही नहीं हुआ। देखिए सरकार क्या कर सकती है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप खर्च करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वही होता है जब आपको कल वो रिटर्न देगा। यानी कि आप रोड बनाएंगे, आप ब्रिजेस बनाएंगे, आप उसको जो है बिजली के खंभे, यानी कि जो कैपिटल होता है ना, रेल का प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो जब आप कैपिटल तरीका से उसे खर्च करते हैं तो वो कल आपके लिए रिटर्न देता है। तो जब आपने ये जो 2.5 लाख करोड़ रुपए जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने ये खर्च ही नहीं किया, तो इससे आप समझिए कि जो हमारे रिटर्न है सरकार के वो बहुत कम हो जाएंगे। और सरकार भी यही कार्य कर रही है कि भाई हम भी ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उन्हें तो कम करें, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम हो और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़े। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से सरकार की लॉन्ग टर्म में जो इनकम है वो बढ़ती है, सस्टेनेबिलिटी जो है वो आती है। तो अब यहां पर भी देख सकते हैं आप, बिना बड़े सुधारों के हम 2047 तक 15 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है सिर्फ वही प्राप्त कर पाएंगे, और हम अपने लक्ष्यों से आधा अचीव कर पाएंगे। और अगर ये पूरा करना है तो जो सुधार अब सरकार को मैं आपको बता रहा हूं, सरकार ये सारे कार्य कर रही है कि रेल की पटरी बिछा रही है, वो रोड बना रही है अच्छे तरीका से, ताकि यहां निवेश भी आए और लॉजिस्टिक्स हमारा बहुत अच्छा हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं आरबीएनएल हो गया, आईआरएफएससी हो गया, आईआरकोएन हो गया, आरआईटीएस हो गया, रेल टेलीकॉम हो गया, इनको बाद में जाकर के वो क्या करेंगे, इनको जो मार्केट्स है उनके अंदर इनको जो है इनको लिस्टिंग कराएंगे, शेयर बाजार में इनको लिस्टिंग कराएंगे। और इसी तरीका से जो सिंगापुर का मॉडल रहा है, उसी मॉडल पर भारत की सरकारें भी आगे बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। इनके नाम के जो आईपीओ जो होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, उनको भी आगे जारी करने के सरकार विचार बना रही है। अगर 30 ट्रिलियन तक जाना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। और सिंगापुर का जो टोमासेक नाम का जो मॉडल है, सिंगापुर का जो टोमासेक ये जो मॉडल है, इसके अंदर वो अपनी कंपनियों को मैनेज करते हैं और बाद में जाकर के उन्हीं के नाम से आईपीओ जारी करते हैं। तो ये सरकार हमारी भी इस पर विचार करिए, क्यों ना हम उसी मॉडल से कुछ सीख लिया जाए। और बॉन्ड मार्केट जो टैक्स है उसका सरलीकरण, क्योंकि देखिए टैक्सेशन अगर सरलीकरण होगा तो इससे भी, तो छठा पॉइंट आप देख सकते हैं कि बॉन्ड मार्केट में जो टैक्स का सरलीकरण है ये भी सरकार कर रही है। बॉन्ड मार्केट टैक्स का सरलीकरण करने से क्या होगा, तो जीडीपी का लगभग आप देखेंगे 130% तक जो है वो जो है हमारा इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है। लेकिन भारत के जो लोग हैं वो मार्केट में, यानी कि जो शेयर बाजार है वहां ज्यादा पैसा लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है। तो सरकार कार्य ये कर रही है कि हम अपना जो है विश्वास जगाएं। जो 18% अभी भी जो लोग इसमें कर रहे हैं, इसकी संख्या को बढ़ाकर के 50% तक लेकर के जाए। और ये तभी संभव है, तब लोगों के अंदर ये लगेगा कि आज जो मैं पैसा लगा रहा हूं, ऐसा ना हो कल वो जीरो हो जाए। तो इसके लिए सरकार तीसरा जो
सातवां जो कार्य सरकार कर रही है, वो क्या कर रही है, वो टीडीएस को घटा करके 5% करना चाहती है, और जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है जिसे हम एसटीटी बोलते हैं, उनको भी हल्का करना चाहती है, उनको भी थोड़ा नीचे लाना चाहती है। तो एक तो ये, साथ ही साथ जो आठवां कार्य सरकार कर रही है, वो है कि हमें शिक्षा और रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करना होगा, यानी कि शिक्षा पर और रिसर्च पर हमें पैसा खर्च करना होगा। एक इस पर सरकार सोच रही है, शिक्षा पर और रिसर्च पर। तो इस पर सरकार खर्च करेगी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में तो रिटर्न नहीं देते नहीं है, इनके लिए एक लंबा समय चाहिए, और सरकार के पास अब लगता है ये समय है कि वो इस पर पैसा लगा सके, और उन इनके लिए ही सरकार कार्य कर रही है। और सरकार क्या कर रही है, सरकार कह रही है कि जो हम अभी जेनेरिक मेडिसिन बना रहे हैं, हम जो जेनेरिक मेडिसिन बना रहे हैं उसकी जो प्रॉफिट है वो कम हमें मिलता है, तो बेहतर होगा कि हम भी अब क्या करें, हम भी अब जो पैसा बनाएंगे वो कॉपीराइटेड जो दवाई होती हैं उन पर बनाएंगे, ब्रांडेड जो दवाई है उनमें बनाएंगे, क्योंकि इससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो सरकार इस पर विचार कर रही है कि जेनेरिक मेडिसिन तो ठीक है जो चल रही है, लेकिन ब्रांडेड मेडिसिन भी हमें बनानी पड़ेगी। तो एक ये सारी सरकार कार्य कर रही है। और यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने देखा होगा, ये जो नौवां कार्य है कि आप शिक्षा के अंदर आपने सुधार कर दिया, लेकिन अप्रेंटाइज है ना, इनको आपको कंपनियों के साथ जोड़ना पड़ेगा, बड़ी बड़ी जो हमारी एमएनसीज है उनके साथ जोड़ना पड़ेगा, जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया। यूनिवर्सिटी के अंदर ही हमें ये ऐसे कोर्स या ऐसा सिलेबस डालना पड़ेगा कि आपको किस तरीका की जरूरत है, हमें स्टूडेंट्स को वही सिखाना है। आप हमें जो करिकुलम बनाकर दीजिए, हम स्टूडेंट को वही सिखाएंगे, ताकि बच्चे जब जैसे ही यूनिवर्सिटी से निकले उन्हें इन्फोसिस, टीसीएस या बड़ी जो कंपनियां हैं वहां सीधे से रोजगार मिल जाए। तो सरकार एक ये कार्य कर रही है। ये जो सारे कार्य हैं अगर ये होते हैं जो मैं आपको बताया है, तो आप समझ के चलिए कि भारत के अंदर जो 2047 का हम लक्ष्य लेकर के चले हैं, और जो सरकार भी ये कार्य कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर सरकार ये सारे कार्य कर लेती है, तो जो 30 ट्रिलियन का हम लक्ष्य लेकर के चले हैं, हो सकता है कि हम इससे भी ज्यादा कुछ अचीव कर लें। अगर हम ये सब नहीं करते तो फिर दिक्कत हमें हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताया, अतिथि देवो भव, हमें अपना यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, स्थानीय पर्यटन जो है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इकलौता ऐसा सेक्टर है ये जहां बिना भारी मशीनीकरण के सीधे जो रोजगार उत्पन्न होते हैं, और फॉरेन जो पैसा है वो भी हमारे पास आता है। पर्यटन का क्षेत्र विकसित करने पर प्रतिवर्ष 21 बिलियन के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था जुड़ सकती है, कि अगर हमने 21 बिलियन डॉलर से हमें इतना कंट्रीब्यूट ये कर सकती है अगर हम ये सब करते हैं। जैसे जीएसटी का मैंने आपको बताया कि भाई दोहरा शॉर्ट टर्म में इससे हमें हानि होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें इससे फायदा होगा। लॉजिस्टिक्स की कीमत कम होंगी, सस्ती लागत होगी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और हमारे जो निर्यात है वो बढ़ेंगे। और जो सेकेंडरी सेक्टर में बता रहा था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसके अंदर हमारे रोजगार भी जनित होने वाले हैं। तो ये सरकार कार्य कर रही है। मूल सिद्धांत जो मैंने आपको बता दिया ये भी हो गया। राज्यों के पूंजीगत व्यय जो आपको मैं बता रहा था, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए ये जो है वो सरकारों ने खर्च ही नहीं किए। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो अब आप लॉन्ग टर्म में भी अपने जो वापस आपकी जो इनकम होने वाली है सरकारों की वो नहीं होगी, और अगर आपकी इनकम नहीं है तो फिर आप एक्सपेंडिचर कहां से करेंगे, ये बड़ी बात है। चाहे वो हम सोशल एक्सपेंडिचर की बात करें, जैसे फ्री वीज आप देखे होंगे कि आप सरकारें घोषणा करती रहती हैं कि ये फ्री वो फ्री, लेकिन फ्री तो आप बांट रहे, आएगा कहां से। वित्तीय वर्ष 2026 में राज्यों के पास में 25 लाख करोड़, आप समझ सकते हैं ये अनयूज्ड ही रह गया। मिनिमम स्टेट एक्सपेंडिचर केंद्र द्वारा राज्यों के न्यूनतम पूंजीगत व्यय अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, और सरकार भी ये कर रही है कि 100% आवंटित बजट सड़क, पानी, बिजली इन पर खर्च होना चाहिए। और देखिए, भारतीय रेलवे का जो लोकतांत्रिकरण है इसका आप आईपीओ जारी कर सकते हैं। आप सिंगापुर मॉडल से सीख सकते हैं उनके नाम से, है ना। ये इस तरह से जो निजी निवेश से रेलवे को भारी फंड मिलते हैं, और सरकार का जो टैक्स रिवेन्यू है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए मुक्त होगा। तो ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। 250 बिलियन डॉलर का सॉवरेन वेल्थ फंड है। आप देख सकते हैं भारत सरकार के पास विभिन्न पीएसयूज यानी महानवरत्नों को लगभग 250 बिलियन का इक्विटी होल्डिंग है। प्रोफेशनल होल्डिंग, इन बिक्री हुई संपत्तियों को सिंगापुर के टेमसेक की तरह हमें एकीकृत करके पेशेवर कंपनियों की तरह उन्हें बाजार में लगाना होगा, और इस सरकारी संपत्तियों का जो वैल्यूएशन है वो विदेशी निवेशक आएंगे, और राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत सारा हमें फंड बनने वाला है। जीडीपी का आप देख सकते हैं, जीडीपी का 130% जो है वो इक्विटी मार्केट में है, लेकिन लोगों का जो विश्वास है वो मात्र कहाँ है, वो 18% है। यानी कि लोगों का विश्वास कम है, इसलिए लोग ज्यादा पैसा लगाते नहीं है मार्केट में।
छोटी बचत योजनाओं पर निर्भरता कम करने, उन्हें मार्केट में जो प्राइज्ड बॉन्ड में शिफ्ट करना और आम नागरिकों को कंपनियों में सीधा कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सारे कार्य हो सकते हैं कि हमें जो सस्ती या पूंजी मिलेगी शेयर मार्केट से, तो ये लोग भी इस पर विश्वास जताएंगे। और भी बहुत सारे सुधार हैं, जैसे विकासोन्मुखी कराधान, प्रो ग्रोथ टैक्सेशन स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। व्यवसायों के पास में कैश फ्लो बनाए रखने के लिए अग्रिम टैक्स की बाध्यता खत्म करना, टीडीएस, एसटी, एसटीटी कटौती करना, इसे घटा करके 5% तक लेकर के आना। 100 लोगों द्वारा 10 टैक्स देने से बेहतर है कि 1000 लोगों के द्वारा 1 रुपए टैक्स देना। कर की दरें वो जो घटानी होंगी, और जो इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से कर सरकार कुल राजस्व का कई गुना बढ़ सकता है, तो ये सब करना होगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी और आर&डी वैल्यू चेन से ऊपर उठना होगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल पेटेंटेड रिसर्च आइलैंड मॉडल पर आधारित होना चाहिए, और मिडल जो है ग्लोबल जो ऑपरेशन सेंटर और टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और बेस के अंदर आप देखिए जेनेरिक दवाएं ये है। हमारा क्या चल रहा है कि हमारे पास में ये जो पेटेंटेड मेडिसिन है वो नहीं है, जेनेरिक मेडिसिन जो है वो ज्यादा है। अब देख सकते हैं जेरॉक्स मशीन बनने से बेहतर होगा कि हम अपना कुछ ओरिजिनल बनाएं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक शिक्षा में कॉर्पोरेट और निजी उत्कृष्टता भी है कि आपको जो अपनी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इस तरह की शिक्षा देनी है कि सीधे वो निकलने के बाद में टीसीएस, इन्फोसिस या बड़ी बड़ी कंपनी जो है वहाँ पर उन्हें रोजगार मिल जाए। और ये जो अप्रेंटिस जो है ना, ये अभी इसका भी जो बदलना पड़ेगा, इसको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि व्यक्ति जो है वह सिर्फ समोसे खाने ना जाए, बल्कि वहां पर जाकर के कुछ सीखे। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये सब करना चाहिए कि आपको किस तरह के टैलेंट की जरूरत है, हम करिकुलम में वही पढ़ाएंगे। पाठ्यक्रम बदलने की जरूरत है, और इनको जो है पाठ्यक्रम तय करने में भी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है इनको शामिल किए जाने की आवश्यकता है। उसी तरीका से इकोनॉमी जो हम बता रहे हैं कि भाई 2047 तक ये जो 30 ट्रिलियन का है, ये तभी पॉसिबल है, अन्यथा तो फिर सब ये बोल बच्चन है बाकी। ठीक है, आप बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।